केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने एक चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया हुआ था, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके थे, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ चुका उसके अंदर हमने सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सॉलिड के क्लासिफिकेशन जिसमें हमने देखा था बेस्ड ऑन पार्टिकल्स अरेंजमेंट और बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के मुताबिक उसके 4 टाइप थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, फिर क्या था मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, तो ऐसे 4 टाइप्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे, 2 क्लासिफिकेशन खत्म कर दिए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड यूनिट शेल। एक नया टॉपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और यूनिट शेल क्या होता है वो। तो आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने बताया था कि एमोर्फस हमारे सब्जेक्ट में नहीं है। एमोर्फस का कुछ भी हमें पढ़ना नहीं है, हम सब कुछ पढ़ेंगे किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जैसे ही बात है वैसे मतलब क्या आ जाता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे थे कि उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, 3D होगी और रेगुलर मैनर में होगी, वो कोई अनइवन शेप में नहीं होगा। तो उसी की बात करनी है। तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड तो वो बनता कैसे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता कैसे है, बनता कैसे है वो? तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब आप समझ लो कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स है। ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होते 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 कुछ एक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो पैटर्न लंबी 3 डायमेंशनली चलती रहती है और फिर एक उसके ऊपर उसके नीचे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में 3 डायमेंशनली वो कनेक्टेड हो जाते हैं, 1 2 से 2 4 से 4 8 से, और ये कनेक्ट होते होते पूरा एक जायंट स्ट्रक्चर बना देते हैं। और वही जायंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं? हम क्रिस्टल लेटाइस। ओके, तो मैं एक यहाँ अरेंजमेंट एक हमारी तौर से कुछ अजम्पशन लेके एक अरेंजमेंट यहाँ बना रहा हूँ। मान के चलो कि वो क्रिस्टलाइन जो पॉइंट्स है, जो पार्टिकल्स है, वो अरेंज कैसे होते हैं। तो ये कुछ 1 2 3 4 और ये 5 पार्टिकल्स ऐसे अरेंज किए हुए। ये पार्टिकल्स है, उसे पीछे भी एक पार्टिकल्स होगा। जैसे ये पेन दिख रही है, यहाँ का आपको दिख रहा है, यहाँ का नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने थोड़ा क्या कर दिया, एंगुलर कर दिया, तो जिसके थ्रू हमें क्या मिल सके, पीछे वाला पार्टिकल्स भी दिख सके। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ। वैसे ये पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल्स, 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 ये पार्टिकल के एक नीचे पार्टिकल्स, ऐसे हमने सेट कर दिया। वैसे इस पार्टिकल के नीचे एक, इस पार्टिकल्स के नीचे एक, इस पार्टिकल्स के नीचे एक, इसके नीचे एक और ये। ओके, इस तरह से कुछ क्या है, पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे से अरेंजमेंट करके बन रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के फाइंड करते हैं। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी अरेंजमेंट क्या होगी? 3D अरेंजमेंट हो गई। अरेंजमेंट कैसी होगी? रेगुलर होगी। रेगुलर मतलब क्या कि वो जो पैटर्न होगी वो कंटिन्यूअसली 3 डायमेंशनली चलती जाएगी, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा या तो कोई शेप में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, क्रिस्टलाइन लेटाइस की बात करें, उसके डेफिनेशन क्या होगी? तो अ रेगुलर थ्री डायमेंशनल, कैसा होगा? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल्स, इसको टेक्स्ट बुक में लिखा है पॉइंट इन अ स्पेस, इट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइन लेटाइस। अभी ये लेटाइस क्या है, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया लेटाइस क्या है, तो यही उसके एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो हम पॉइंट बोल रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ जुड़ा हुआ पॉइंट, ये पार्टिकल्स, वो पॉइंट्स का नाम क्या है? वो पॉइंट्स को यहाँ बोला हुआ है लेटाइस पॉइंट। ये क्या हो गए? सारे क्या हो गए? लेटाइस पॉइंट। अभी मैं कहीं भी पार्टिकल्स नहीं बोलूंगा, ये क्या हो जाएंगे? लेटाइस पॉइंट है। और ये लेटाइस पॉइंट का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन लेटाइस। ठीक है, तो लेटाइस पॉइंट क्या होते हैं? तो लेटाइस पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? तो लेटाइस पॉइंट के तौर पर एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और
मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मतलब लेटाइस पॉइंट के अंदर, लेटाइस पॉइंट को हम किसमें, एटम्स को भी लेटाइस पॉइंट बोल सकते हैं, आयंस को भी लेटाइस पॉइंट बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स को भी लेटाइस पॉइंट बोल सकते हैं। तो अभी ये तीनों की जगह कौन सा एक वर्ड बोला जाएगा, लेटाइस पॉइंट। अभी मैं जब भी बोलो लेटाइस पॉइंट, तब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स में कोई भी एक है। पर्टिकुलर क्या है वो नहीं, सिर्फ क्या याद रखना है, लेटाइस है। ठीक है, तो ये सारे लेटाइस पॉइंट का अरेंजमेंट, ओके, 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट, ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन लेटाइस। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, लेटाइस पॉइंट। लेटाइस पॉइंट क्या है, लेटाइस पॉइंट एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, तीनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल द लेटाइस पॉइंट connect by straight line to bring out geometry of crystalline lattice। ये सारे पार्टिकल्स, सारे लेटाइस किससे जुड़े होंगे, कोई स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है। और ये स्ट्रेट लाइन जब कनेक्ट होगी सब पार्टिकल्स के साथ, सब लेटाइस के साथ, तो कोई ना कोई शेप बाहर निकल के आएगा और वही वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन लेटाइस की जियोमेट्री, मतलब उसकी शेप होगी। तो हम यहाँ पर कुछ कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो सारे पार्टिकल्स को कनेक्ट करो। ये यहाँ पर कनेक्ट है ऐसे, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गए। बाकी के पार्टिकल्स को कनेक्ट करो। ऐसे लेटाइस कनेक्टेड है, ऐसे भी जोड़ दो। कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, सारे क्यूब बन रहे हैं। और ये क्यूब कैसे जुड़े हुए एक दूसरे से, कंटिन्यूअसली। ओके, इस क्यूब के बारे में सोचो। ये क्यूब के बाजू में भी कोई एक क्यूब है, ये क्यूब के इस साइड भी कोई एक क्यूब है, ये क्यूब के ऊपर भी कोई क्यूब होगा, ये क्यूब के नीचे भी क्यूब होगा, इसके आगे भी क्यूब होगा और इसके पीछे भी क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट कैसा है, 3 डायमेंशनली है, मतलब एकदम से क्लोजली पैक्ड होगा। और जो ऊपर का होगा उसके चारों तरफ भी क्या होगी, क्यूब ही क्यूब होंगे। और ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा कि ये सारे क्यूब एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे और किसमें कन्वर्ट होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बनते हैं, क्रिस्टलाइन लेटाइस से। क्रिस्टलाइन लेटाइस क्या है, अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, इट्स कॉल्ड द क्रिस्टलाइन लेटाइस। क्रिस्टलाइन लेटाइस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उस पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम, लेटाइस पॉइंट। लेटाइस पॉइंट क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। थर्ड, ऑल द लेटाइस पॉइंट कनेक्ट बाय द स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन क्या दिखाएगी, वो क्रिस्टलाइन लेटाइस की जियोमेट्री दिखाएगी। अभी हमने यहाँ पर एक क्यूब देखा हुआ है। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट करो तो वो हमेशा क्यूब ही हो, उसके शेप कहीं और भी हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कौन सा क्यूब लेके ही, पूरा अजम्पशन लेके ये क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड यूनिट सेल को समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट पोर्शन, क्रिस्टलाइन लेटाइस का फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिट शेल क्या है। तो यूनिट शेल ये फिगर में यही रखता हूं। यूनिट सेल की डेफिनेशन यही है, स्मॉलेस्ट यूनिट in a crystalline lattice. Okay, smallest repeating unit in a crystalline lattice वो क्या हो जाएगा,
यूनिट शेल, इट्स कॉल्ड द यूनिट शेल। ये यूनिट शेल की डेफिनेशन है। अभी ये क्या हो, यूनिट शेल कैसे बनता है, तो जो ऊपर वाली फिगर है उसके अंदर में इतना पोर्शन रिमूव कर देना। देखो आपको ये क्यूब 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 सारा दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन सारा मैं निकाल देता हूं। क्या बन गया, ये एक सिंगल क्यूब बन गया। ये सिंगल क्यूब क्या दिखा रहा है, ये एक है यूनिट शेल, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा था, क्यूब ही रिपीट हो रहा था। क्यूब 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 ऊपर नीचे सारे चारों ओर क्या रिपीट हो रहा था, क्यूब ही रिपीट हो रहा था। तो क्यूब, एक अकेला क्यूब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिट शेल। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट शेल। और यही क्या बनाता है, क्रिस्टलाइन लेटाइस बनाता है जब वो अरेंज होता है 3 डायमेंशनली। अभी ये यूनिट शेल के कुछ क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जैसे क्रिस्टलाइन लेटाइस के कैरेक्टरिस्टिक थे वैसे इसके भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा, देखो ये जो शेल है, एक लेटाइस पॉइंट है यहाँ का, वो लेटाइस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ, एक वर्टिकली डिस्टेंस जा रहा है, एक यहाँ हॉरिजॉन्टली जा रहा है और एक यहाँ पर। इसको आप लेंथ विड्थ हाइट भी बोल सकते हो। यहाँ से ऊपर जा रहा है उसको मैं लेंथ का नाम दे दूं a, यहाँ से इधर ये लेंथ हो जाएगी b और यहाँ से यहाँ की लेंथ हो जाएगी c। आप इसको क्या बोलते हो, अक्षीय डिस्टेंस भी बोल सकते हो, एक्स वाई जेड से बनता हुआ इसलिए एक अक्षीय डिस्टेंस भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, एज लेंथ भी बोल सकते हो। हम लोग क्या कहेंगे, एज लेंथ। और ये जो होती है ये क्या है, एजिस है उसकी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिट शेल have 3 edges which are A, B and C। 3 edges है कौन सी, A, B and C। और ये edges and these edges may or may not mutually perpendicular with each other। क्या कह रहा है, यूनिट शेल के अंदर 3 एजेस है A, B and C, और पॉसिबल है भी सही और नहीं भी कि ये तीनों एजिस के बीच का एंगल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तीनों एजिस के बीच का एंगल 90 ही हो, 90 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। अभी बनेगा ये दोनों के बीच में कुछ तो एंगल बनेगा, तो उस एंगल का कुछ नाम देते हैं जिसको आप बॉन्ड एंगल भी कह सकते हो। तो ए और बीच में क्या एंगल बनेगा, अल्फा बीटा, तो ये बचा गामा। बी और सी के बीच में क्या बनेगा, अल्फा, और ए और सी के बीच में बनेगा बीटा। ओके, सो 3 बॉन्ड एंगल आर देयर। कैसे, ए और बी आप याद रखो ऐसे, आप कैसे याद रखोगे कि एक ए है और बी है, इसके बीच में एंगल बन रहा है, तो हमारे पास 3 एंगल है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो ए मतलब अल्फा, बी मतलब बीटा, ये दोनों नहीं लेने, उसके बचा क्या, गामा। फिर है बी और सी के बीच में एंगल, बी और सी, बीटा और इसको गामा बोल दो, तो ये एक बचा अल्फा ए वाला, तो ये उसका एंगल हो गया अल्फा। और सी और ए के बीच में, इसको हम अल्फा बोलते थे, गामा, तो बचा क्या बी, तो बी मतलब बीटा। तो ये हो गए उसके बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो 3 टाइप के बॉन्ड एंगल्स है, अल्फा बीटा एंड गामा। ये तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ओके, सो 2 कैरेक्टरिस्टिक हुए यूनिट सेल के। एक हुआ कि इसके 3 एजेस है ए बी एंड सी। एजेस के बीच के बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ए बी के बीच में गामा, बी और सी के बीच में अल्फा, और ए और सी के बीच में बीटा। अभी इसी बॉन्ड एंगल के हिसाब से, इसी एज लेंथ के हिसाब से यूनिट शेल अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जो अभी क्वेश्चन था कि यूनिट शेल हमेशा क्यूब ही है, तो नहीं, उसके अलग अलग क्या हो सकते हैं, शेप हो सकते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, जो लेटाइस अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट मतलब कैसे कैसे लेटाइस सेट हुए हैं, कैसे कैसे उसके अंदर अरेंजमेंट हुआ है, उसके हिसाब से यूनिट शेल का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम देखते हैं यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन। यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन दो टाइप से है, और वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? उसके लेटाइस अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन, मैं यहाँ टाइटल मार देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। क्लासिफिकेशन यूनिट सेल में अंदर पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट क्या है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या कि इसके अंदर जो लेटाइस है वो अरेंज कैसे होगी? तो मैं यहां पर एक क्यूब ड्रॉ कर देता हूं। और यहाँ के 8 कॉर्नर पर क्या होगी? लेटाइस की अरेंजमेंट होगी। ये 8 कॉर्नर के अलावा यहाँ पर और कोई जगह पर कोई लेटाइस नहीं होगा। मतलब 8 लेटाइस पॉइंट एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पर ये लेटाइस पॉइंट सेट हो गए, तो ये किस में आएगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको और क्या बोल सकते हैं हम? सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं, SCC। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SCC। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या आएगा कि जो लेटाइस, जो अरेंजमेंट, जो यूनिट सेल के अंदर सिर्फ कॉर्नर पे ही लेटाइस पॉइंट हो, वो क्या हो जाएंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड टाइप कौन सा है? तो ये हो गया फर्स्ट हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड टाइप है, इसको सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसके अंदर आपको थोड़े ज्यादा टाइप्स मिलेंगे कि नॉन प्रिमिटिव टाइप में बहुत सारे आते हैं, जिसके अंदर का फर्स्ट है FCC, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कैसी होगी इसकी अरेंजमेंट? वही फिर से मैं क्यूब बना देता हूं। इसके 8 कॉर्नर्स, मतलब सिंपल क्यूबिक सेल था तो जैसा तो होगा ही। ओके, तो उसके 8 कॉर्नर पर क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो लेटाइस हो ही गए। नाम क्या है इसका? फेस सेंटर क्यूब। मतलब उसके फेस पर भी क्या होगा? कुछ ना कुछ ये लेटाइस सेट हो गए। तो फेस कितनी होगी? क्यूब की फेस क्या आएगी? 6 फेस, जैसे हमारा रूम का होता है। सामने यहाँ पर लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम, टोटल कितने हो गए? 6 फेसेस हो गए। और उसी 6 फेसेस पर भी क्या हो गए? एक एक लेटाइस अरेंज होगा। कैसे? तो 2 3 4, ये हो गए 4 साइड। अभी एक आगे और एक उसके पीछे, मतलब मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, एक यहाँ पर और एक ऐसे। तो टोटल कितने हो गए? 8 कॉर्नर्स के और 6 फेस के लेटाइस, मतलब 8 लेटाइस पॉइंट एट कॉर्नर प्लस 6 लेटाइस पॉइंट ऑन द फेसिस। 6 क्या हो गए? फेसिस पे। तो एक हो गया FCC टाइप। दूसरा है FCC, फिर आता है BCC। इसको क्या बोलेंगे हम? बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी? ये हो गया क्यूब,
उसके हर एक कॉर्नर पे 8 तो होते ही है। ये हो गए 4, ऊपर 4 नीचे 4, टोटल 8 लेटाइस। अभी बॉडी सेंटर, सेंटर मतलब ये कहा बीच में जो लटकता हुआ है, लेकिन सबसे डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन जैसे वो हवा में लटकता, रूम के टोटल 4 ऊपर 4 नीचे 4 कॉर्नर हो गए 8, और एक बीच में हवा में लटकता हुआ एक लेटाइस होगा। ठीक है, ना कहीं पे वो टच किया होगा, नहीं कहीं से जुड़ा होगा, लेकिन सब कॉर्नर से उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे टोटल कितने, 4 4 8 और 1, तो लेटाइस कैसे हुए, 8 लेटाइस एट कॉर्नर प्लस 1 लेटाइस कहां पर, एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ओके, सो ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, बीसीसी। तो एक देखा हमने एफसीसी, एक हो गया बीसीसी, और थर्ड है एज सेंटर, एज सॉरी एज नहीं, एंड सेंटर, एंड सेंटर क्यूब। ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ईसीसी बोल सकते हैं। ओके, एंड सेंटर क्यूब। इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, तो वही पहले तो एक यूनिट शेल बना दो, है तो सारे यूनिट शेल के क्लासिफिकेशन, और यही यूनिट शेल के 8 कॉर्नर भी क्या हो गया, लेटाइस पॉइंट से बने होंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे क्या हो गए 8 सेंटर। अभी ये 8 सेंटर, 8 एंड सेंटर के अंदर 8 कॉर्नर्स तो हो गए। अभी क्या होगा, कोई भी दो ऑपोजिट फेसिस पे, मतलब अगर यहाँ पर एक है तो दूसरा कहाँ होगा, यहाँ पर। अगर यहाँ दोनों नहीं है तो फिर यहाँ पर है तो यहाँ पर, मतलब होगे तो दो ही, एक फेस पे होगा, उसके ऑपोजिट फेस पे ही दूसरा होगा। तो इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, 8 लेटाइस एट कॉर्नर प्लस 2 लेटाइस एट द ऑन द ऑपोजिट फेसिस। ठीक है, तो ये हो गया एंड सेंटर क्यूब। एज सेंटर भी आता है, लेकिन वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। नहीं तो एज सेंटर भी आता है जहां एजिस के ऊपर क्या हो गए, लेटाइस पॉइंट हो गए। सो दो टाइप के हमने देखे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को आप सेंटर यूनिट शेल भी बोल सकते हो। प्रिमिटिव में क्या आएगा, सिंपल यूनिट शेल, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ 8 कॉर्नर पर ही लेटाइस पॉइंट हो गए। लेकिन नॉन प्रिमिटिव की बात आए तो नॉन प्रिमिटिव में 3 टाइप्स हो गए। एक तो होगा एफसीसी, जिसको हम फेस सेंटर क्यूब बोलते हैं, और फेस सेंटर क्यूबिक सेल में देखा 8 कॉर्नर और 6 फेसिस पे हो गए। दूसरा क्या है, बीसीसी, जिसको बॉडी सेंटर क्यूब बोलते हैं, और बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर्स तो हर एक में फिक्स ही है, लेकिन सेंटर में भी एक होगा, मतलब ऐसे लटकता हुआ एक लेटाइस पॉइंट होगा। और थर्ड है एंड सेंटर क्यूब, जिसको हम ईसीसी बोलते हैं। एंड सेंटर क्यूब का मतलब क्या, कोई भी 8 कॉर्नर्स तो हो गए ही, लेकिन 2 लेटाइस पॉइंट ऐसे हो गए जो ऑपोजिट फेसिस पे हो गए। कहीं पर भी हो सकता है, ये फेसिस, आगे पीछे की फेसिस, फ्रंट एंड बैक, वो भी हो सकता है। सो इसमें से कुछ भी हो सकता है। सो ये हो गया यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन। अभी हम देखते हैं एक ऐसा टेबल जो आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देगा कि यूनिट सेल हमेशा हमने क्यूबी क्यों ड्रॉ किया है, लेकिन एक्चुअल में ये क्यूबी हो गया ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो क्यूब के अलावा और भी 7 शेप में अवेलेबल है। ठीक है, और वो शेप कैसे चेंज हो गए, तो अभी जो मैंने लिखा था उसके कैरेक्टरिस्टिक, एज लेंथ ABC, और उसके बीच का एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा, ये चेंज हो गए तो उसके शेप भी चेंज हो गए, उसकी जियोमेट्रिक चेंज हो जाएगी। वो क्यूब भी हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, मोनोक्लिनिक भी हो सकते हैं, वो सब कुछ एक टेबल में दिया हुआ है। तो वो अभी मैं टेबल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर से आपको पता चल जाएगा कि क्यूब के शेप अलग अलग हो सकते हैं, मतलब यूनिट शेल अलग अलग शेप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर टेबल आ गया है, कितने क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, टोटल 7 शेप किसके, यूनिट सेल के। और वो यूनिट सेल जो अभी तक हम क्यूब को ही मान रहे थे, वो असल में क्यूब नहीं होता है, मतलब ओनली क्यूब नहीं होता है, क्यूब के अलावा भी बहुत सारे शेप हो सकते हैं। ठीक है,
तो क्या क्या है, एक तो क्यूबिक शेप। क्यूबिक शेप में क्या होगा, अभी ये जो सारे टाइप्स है वो किस हिसाब से लगाए हुए हैं, किस हिसाब से बने हुए हैं, तो उसकी एज लेंथ, एज क्या थी ABC, और उसके एक्सियल एंगल, उसका बॉन्ड एंगल भी बोल सकते हो, वो क्या था अल्फा बीटा और गामा। वो तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तीनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है, और उसके हिसाब से ये शेप क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो पहला क्या था क्यूबिक, उसकी एज लेंथ क्या थी, क्यूब किसे बोलते हैं, जिसकी ABC सारी एज लेंथ क्या होगी, सेम, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तीनों एंगल परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे से, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एंगल क्या हो गए 90 डिग्री के। वैसे ही टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या हुआ कि A और B, जो ये क्या ड्रॉ किया था वर्टिकल, जो हमने लेंथ बोला था, ये हम क्या बोलते हैं उसकी विड्थ, तो B, ये दोनों सेम है, लेकिन C क्या है, C थोड़ी अलग है ये दूसरे दोनों की वैल्यू से, तो चेंज हो गया शेप, क्यूबिक की जगह क्या हो गया टेट्रागोनल। हाँ, लेकिन इसमें एंगल तो क्या हो गए 90 डिग्री हो गए, मतलब क्यूबिक के जैसा ही है, सिर्फ एक लेंथ क्या हो जाएगी चेंज, तो ये चेंज होने से उसका नाम क्या हो गया टेट्रागोनल। फिर आता है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें तीनों साइड डिफरेंट होगी, ना A इक्वल B होगा, ना B इक्वल C होगा, कोई भी साइड एक दूसरे से सेम नहीं होगी, सब अलग अलग होगी। हाँ, लेकिन इसमें भी क्या है, एंगल तो क्या हो गए सेम ही हो गए, ठीक है। तो ये एक हो गया ऑर्थोरोम्बिक। फिर आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होगा, हेक्सागोनल में होगा सेम वैसे ही कैसा टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी होगा, लेकिन C साइड क्या होगी दोनों से डिफरेंट, और इसमें भी सिर्फ दो एंगल सेम होंगे, अल्फा और बीटा 90 हो गए, लेकिन गामा क्या हो जाएगा 120 डिग्री। फिर है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल के अंदर क्या है क्यूब के जैसा, ट्राइगोनल और टेट्रागोनल दोनों अलग अलग है। इसके अंदर ट्राइगोनल में क्या है, तीनों साइड सेम है, लेकिन अल्फा बीटा इक्वल है, लेकिन गामा क्या है वो क्या होगा अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब टेट्रागोनल और टेट्रागोनल में यही डिफरेंस है। फिर क्या होगा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या है तीनों साइड डिफरेंट, और एंगल में क्या होगा अल्फा और गामा 90, लेकिन बीटा क्या हो जाएगा डिफरेंट, 90 से कोई अलग वैल्यू। फिर है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में तीनों साइड डिफरेंट, तीनों एंगल भी डिफरेंट, मतलब ये भी क्या हो गया कुछ न कुछ अलग अलग चेंजेस। ये आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए है कि यूनिट सेल के अलग अलग शेप भी हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, आपको याद क्या रखना है, ये कॉलम कि उसके कौन से शेप होते हैं। तो पहला क्या हो गया क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, फिर है हेक्सागोनल, फिर है ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये इतने 7 शेप है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है यूनिट सेल के शेप की। अभी क्या हुआ, इसके एग्जाम्पल भी है क्यूबिक का, हर एक के एक दो एग्जाम्पल याद कर लो। यहाँ पर NaCl, जिंक सल्फाइड, व्हाइट टीन, रोम्बिक सल्फर, ग्रेफाइट, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए। ये दोनों सिर्फ फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में याद रखना है। अभी क्या हुआ कि जैसे ही ये शेप और निकला, एक साइंटिस्ट ब्रेविस, कौन, ब्रेविस ने क्या किया, ये जो अलग अलग एज लेंथ, अलग अलग अक्षीय एंगल है, उसके हिसाब से सोचा तो क्यूबिक के स्टेप क्या क्या बन सकते हैं। तो उसने बताया कि सिंपल क्यूबिक शेल भी बन सकता है, उसके ये अरेंजमेंट में BCC भी बन सकता है और FCC भी बन सकता है। टेट्रागोनल में SCC भी बन सकता है, BCC भी बन सकता है। ऑर्थोरोम्बिक में SCC, BCC, ECC, FCC, ये 4 भी हो सकते हैं। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर और फेस सेंटर, मतलब ऐसे अलग अलग पॉसिबल वेरिएशन उसने निकाले। और ये टोटल कितने पॉसिबल वेरिएशन है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, टोटल ब्रेवाइस ने कितने 14 पॉसिबल वेरिएशन निकाले। और इसे क्या बोलते हैं ब्रेवाइस लेटाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं ब्रेविस लेटाइस भी बोल सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी कहाँ से निकली, अलग अलग एज लेंथ और एक्सियल एंगल से जो यूनिट सेल के शेप निकले, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, उसी शेप के अंदर, उसी अरेंजमेंट के अंदर कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका उसने क्या निकाला, अलग अलग क्यूबिक शेल निकाले। तो यहाँ पर उसको मिला कि टोटल 14 टाइप के ब्रेविस लेटाइस बन सकते हैं, ठीक है। तो
इस टेबल के अंदर आपको सिर्फ क्या याद रखना है, उसके एग्जांपल्स कुछ और ये क्रिस्टल सिस्टम, बाकी ये आपको याद रखने की, रट्टा लगने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आज की वीडियो में जितना चला है वो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको केमिस्ट्री सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।